हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो, 100% लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो और जितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हो उतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो। ओके, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे सीए, इंटर, आईपीसीसी, ऑडिट, चाहे रेगुलर चाहे फास्ट ट्रैक, आप सबके लेक्चर्स 100% लेवल पर अपडेटेड हैं। उसके अंदर कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, बट आईसीआई की तरफ से कुछ एडिशंस आई हैं। ओके, अब वो जो एडिशंस हैं वो आई हैं इलिस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स। तो मैं आज की क्लास के अंदर आज के कुछ मैंने सेगमेंट्स बनाए हैं, उन सेगमेंट्स के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो एडिशनल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब सबसे पहला डिस्क्लेमर, आप अपनी क्लास जो भी आपका कोर्स है, रेगुलर है, फास्ट ट्रैक है, वो पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही ये वाले लेक्चर्स देखोगे। उससे पहले ये वाले लेक्चर नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने बार बार एक ही बात बोली अपनी क्लासेस के अंदर कि ऑडिटिंग पूरा ही इंटरकनेक्शन के ऊपर स्टे करता है। ओके, इंटरकनेक्शन चाहिए हर चीज़ के साथ। अब वो इंटरकनेक्शन एंड तक जाके कंप्लीट हो जाता है तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं ये सारी की सारी केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। अब जितनी भी एडिशंस हैं या फिर पहले कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब का मैंने कंपाइलेशन किया है। तो मैंने सिर्फ न्यू एडिशंस ना लेके मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो भी लगा कि केस स्टडी बेस पर रिक्वायर्ड है, मैंने उस सब के 2 कंपाइलर्स बनाए हैं। पहला कंपाइलर है आपका इलिस्ट्रेशंस, दूसरा कंपाइलर है आपका एग्जाम्पल्स। इलिस्ट्रेशंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल्स तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब आईसीआई की मटेरियल के अंदर जो भी था मैंने इकट्ठा कंपाइल किया है और इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ मैं किस पीडीएफ की बात कर रही हूँ। जिन्होंने क्लासेस ली हैं उन सब की गूगल ड्राइव्स के अंदर ऑलरेडी ये डाल दिया गया है। जिन्होंने क्लासेस नहीं ली, आप यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो देख रहे हो तो आप ये पूरा कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हो और वो कहाँ से करोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। ओके, ये आपका पूरा कंपाइलर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है, चैप्टर 1 फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 2, इलिस्ट्रेशन 3 ऐसे करके मैंने कंपाइल कर रखा है। अब आईसीआई ने जो इसका सॉल्यूशन दिया है स्टडी मार्ट के अंदर वो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप यही सेम आंसर अपने एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर इलिस्ट्रेशन के साथ यही एक इशू है कि क्वेश्चन दे दिया बट ये नहीं पता कि आंसर कितना लिखना है, किस कैपेसिटी में लिखना है। तो मान लो मैंने अगर बोला मैंने 50%, कितना, सिर्फ और सिर्फ 50% आपको मार्क्स मिलेंगे लिखने के ऊपर। अब बाकी इसके 50 के 100 कैसे बनाने हैं वो मैं आपको इन्हीं क्लासेस के दौरान बताऊंगी। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, अब एक जो आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाली क्लासेस सिर्फ इंटर के बच्चों को देखनी है, आईपीसीसी के बच्चों को देखनी है या फिर नहीं देखनी। प्लीज़ आईपीसीसी के बच्चों, आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स को भी ये वाली क्लासेस देखनी है। रीज़न बीइंग तुम्हारा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, वो ऑलमोस्ट इंटर के ही एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है। आप लोग ये वाली बात समझते क्यों नहीं हो? मैं बार बार ये बात यही समझाती हूँ कि तुम्हारा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। हाँ, तुम्हारा कोर्स ओल्ड ही है, तुम बार बार बोलते हो कि एग्जाम में क्या आया पता नहीं चलता। वो क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि तुमने एग्जाम में जो प्रिपरेशन किया वो सिर्फ और सिर्फ आईसीआई की प्रैक्टिस मैनुअल के बेसिस पे की है, पर अब पैटर्न चेंज हो गया है, आरटीपीज भी फॉलो करनी है और उसी के कारण मैंने जो अपना मटेरियल है उसे 100% लेवल पर इतना रिवाइज कर रखा है कि
आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स आसानी से 60+ स्कोर कर सकते हैं। इस बार भी अटेम्प्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन स्कोर करी है। वो क्यों करी? क्योंकि उन्होंने मेरे बताया मटेरियल को फॉलो किया। ओके तो प्लीज़ आईपीसीसी वाले बच्चे प्लीज़ 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 चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये वाली क्लासेस ज़रूर देखनी है। ओके चलो अब हम फर्स्ट इलिस्ट्रेशन को देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ऑडिटर ऑफ very different limited explain to the audit team members as to how the audited financial statement of the above mentioned company will help in protecting the financial interests of the shareholders of the company. Explain whether audited financial statement of a company would help in protecting financial interests of the shareholders of that company. सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहीं पर पहले देखो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके मैंने कहीं पर अपनी क्लासेस के अंदर तुम्हें बताया था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जगह पर तुम्हें बताया था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका लिंक है इसके साथ सबसे पहले। तो हमें दिक्कत कहाँ आती है, हमें यही नहीं पता कि इस क्वेश्चन का लिंक कहाँ पे किस आंसर के साथ है। ठीक है तो आपको अगर तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए तो इतना आंसर ठीक है, बट अगर मैं कहती हूँ बाय चांस भी अगर आंसर आ गया आपका 4 मार्क्स के लिए तो आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की जो शुरुआत करनी है वो स्टार्ट करनी है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेंशन करो जितने भी पॉइंट्स थे। जिन्होंने हमसे क्लासेस लिए उनको पता है कि हमने इसका एक पूरा नोमैनजी ग्रुप वाला न्यूमोनिक टाइप पूरा किया था, पिक्टोरियल लर्न किया था हमने। ठीक है याद है? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन की हम शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से शेयर होल्डर्स को क्या हेल्प मिलती है? ओके शेयर होल्डर्स को क्यों रिक्वायर्ड है? एक तरह से तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है help in protecting the financial interest of the shareholders of a company. Shareholder of a company are not directly involved in the management. Obviously shareholders कभी भी directly management के साथ involved नहीं होते, वो owners हैं। ठीक है once in a year जो AGM होती है या फिर EGM होती है तब वो आते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखो वो बंदा पूरे टाइम इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस के अंदर, बट वो ओनर है। उसे पता होना चाहिए कि उसने पैसा लगाया है तो वो कहाँ पर उसको बेनिफिट दे रहा है, उसका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जहाँ पे लाया करता है क्या वो 100% प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, उसका जो पैसा है वो सही जगह पे लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी ने बना रखी होती, नॉर्मल पैसा आया और बन रखी है, ये ऑडिटेड नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रखी है, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है तो एक तरह से उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हुआ तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स उस पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करने लायक समझ लेते हैं, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक तरह से इंटैक्ट रहता है। ओके अब दूसरा यहाँ पे जो आएगा ठीक है। अब आपके पास जो भी मॉड्यूल है उसके अंदर ज़रूर मार्क कर लेना। नंबर 1 फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नंबर 2 इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑटोमेटिकली इस पर विश्वास किया जा सकता है। और मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, ओनर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, तो हम लोग शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। ओके अब यहाँ पे मैंने जो आपको एडिशन कराई है वो क्या कराई है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका पूरा एक क्वेश्चन है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सारे के सारे पार्ट्स को आपको फॉलो करना है, जिसके अंदर इनकम टैक्स, गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है किन किन लोगों को हेल्प मिलती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, वो सब प्लीज़ आप इसमें मेंशन कर देना। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा फास्ट रखूंगी इसको। MNO Limited requested the auditor CAP to provide for absolute assurance। याद करो क्या हम कभी भी मतलब इसको पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एब्सोल्यूट, हम तो ले ही नहीं सकते एब्सोल्यूट assurance in respect of its 10 branches scattered in Delhi and confirm that the financial statements are
फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एडवाइस। ओके, याद करो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एंड कैन नेवर रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। याद है तुम्हें चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि ऑडिट रिस्क ना कम हो सकता है, बट हम कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ऑडिट रिस्क एकदम जीरो हो जाए। कभी मैंने बताया था ऑडिट रिस्क ना पता है जीरो हो गया, ऐसे मैंने कभी बोला था? नहीं। याद है हम लोगों की एक इक्वेशन भी थी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ये तीनों मिला के क्या बनता है मेरा? ऑडिट रिस्क। ओके, तो हमेशा हमारा ऑडिट रिस्क मैं कहूंगी कि कम हो सकता है बट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ओके, अब हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऑडिट रिस्क हमेशा जीरो हो जाएगा, ठीक है। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, तो ऑडिटर हमेशा क्या ऑब्टेन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। प्लीज यहाँ पे आप लोग मेंशन करना, इस क्वेश्चन के अंदर ये लोगों ने मेंशन नहीं किया। ही कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ही कैन ओनली ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब याद करो हम लोग ये क्यों बोलते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये सब कीवर्ड्स प्लीज मेंशन करना और आंसर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब इसी कारण से जो ऑडिटर अपने ओपिनियन बनाता है वो परसुएसिव होते हैं रादर देन कॉन्क्लूसिव, ठीक है। किसी चीज़ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि हम लोग अपने कोई ओपिनियन दे सकते हैं बट हम ठोस 100% लेवल पर नहीं बोल सकते कि भैया जो भी हमने ओपिनियन है हम उसके लेके 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकते हैं। तो हमारे जो ओपिनियन होते हैं वो हमारे परसुएसिव होते हैं रादर देन कॉन्क्लूसिव। इसके साथ साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप मेंशन करोगे हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इसका भी हमने निमोनिक पढ़ा था, जाटो को इनहेरेंट लिमिटेशन उठानी पड़ जाती है, ठीक है। अब ये निमोनिक को याद कर लेना और आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे से एक चीज़ पूछ जाएगी, अगर ये आया 2 मार्क्स का तो भैया इतना काफ़ी है, अगर ये आया 4 मार्क्स का तो इनहेरेंट लिमिटेशन को लिखना और सिर्फ मेंशन कर देना, थोड़ा थोड़ा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है उसके अंदर रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड बिल्कुल मिसिंग था। तुमने अगर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं लिखा ना एग्जाम में तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हाँ, ऑडिटर कैन ओनली ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ही कैन नेवर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ही कैन रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू, he can never reduce audit risk to zero, he can only lower down the level of audit risk, okay। and why this is possible? Because of inherent limitations of audit। और अपनी inherent limitations of audit को please 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 explain कर देना, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर, भाई ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है यार। DEF and company chartered accountants successfully carried out the audit of Shree Garments for the financial year 1920 after the, अब ये मत बोलना यहाँ पे ये पुराना क्वेश्चन है, देखो मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो ये स्टडी मटेरियल का उन्होंने 1920 यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं एक एक चीज़ जाके चेंज नहीं करूँगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये पागल है कि ऐसे क्यों बोलिए, बट मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट देयर वर फाउंड material misstatement due to fraud in the financial statements which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that it is the failure on the part of the auditor. Comment। देखो सबसे बड़ा मिथ जो अभी तक का होगा कि भाई ये इलिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 1 की है, बट
आपको पता है इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ओके, अब ध्यान से सुनना, वाई दिस डिफरेंस इज देयर, क्योंकि जो आपका स्टडी मैटर वो इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी बच्चा रीड करता जाए लाइन बाय लाइन और वो हर चीज़ को समझता जाए। ओके, तो जो चैप्टर 1 की इलस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर देती है चैप्टर नंबर 1 तक। ओके, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तो इस लिंक के बेसिस पे नहीं आएगा ना कि भैया इस बच्चे ने सिर्फ चैप्टर 1 के बेसिस पे आंसर दे। जो आपको एग्जाम में आंसर देना है वो आपको पूरे ऑडिटिंग के कंटेक्स्ट में देना है। ओके, तो जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 1 को, बट इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 5 से। अब ध्यान से सुनना, ये सेम केस स्टडी आपकी चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी थी। There were found material misstatement due to fraud in the financial statement which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that it is the failure on the part of auditor. Okay, इधर देखो प्लीज, आपको सबसे पहले एसे नंबर 240 मेंशन करना है, ठीक है, फ्रॉड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस कंटेक्स्ट। इसके स्टार्टिंग में ही ये जनरल प्रिंसिपल्स, एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, जनरल प्रिंसिपल्स की जो स्टार्टिंग थी उसके अंदर एक पैरा टाइप था, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड ऑल, मैंने सब कुछ उसके अंदर मेंशन कर रखा है। आपको वो पूरा पैरा मेंशन करना है, वही मेजरली पॉइंट्स कवर होते हैं इस आंसर के अंदर। उसके अलावा आप इसे छोड़ोगे नहीं, जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं उन सबको भी मेंशन करोगे। प्लीज़, ये आंसर पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर आपको जनरल प्रिंसिपल्स को मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसके कारण वो कभी भी एब्सोल्यूट लेवल की एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता, वो ऑब्टेन कर पाता है रीजनेबल एश्योरेंस, और जो उसका रिस्क होता है ऑडिट रिस्क को वो कम कर सकता है। उसके बाद उसने मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ऐसे इसके अंदर करी है वो सारी फॉलो होनी चाहिए। अगर उसने सब कुछ फॉलो किया है तो हम उसे नहीं बोल सकते कि उसने पूरी अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो करी। सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि सारे के सारे एविडेंसेस जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर वो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड है तो हम ऑडिटर को नहीं बोल सकते कि उसने कोई भी गड़बड़ करी है। और अगर उसने ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर जो अपनी इवैल्यूएशन करी है सारे के सारे ऑडिटर ने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे फुलफिल करे हैं तो हम नहीं बोल सकते कि उसकी कोई गलती है। अब इसके अलावा आप अपने जनरल प्रिंसिपल ज़रूर इसके अंदर मेंशन करोगे, तभी जाके ये वाला आंसर पूरा कंप्लीट होता है। और ये अगर क्वेश्चन आएगा देन लेट मी टेल यू 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स के उसमें ही आएगा, इससे कम इसकी वेटेज नहीं लगती मुझे, ठीक है। अब जब भी आप मेंशन करोगे इस क्वेश्चन को तो लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर देना है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये पर्टिकुलर पार्ट है एग्रीड, बट उससे पहले आपको एसे 240 भी मेंशन करना है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स भी मेंशन करना है, तब जाके आप अपने कंक्लूजन्स को दोगे। Mr. G, one of the team members of audit team of Different and Cable Limited, was of the view that the role of computer and data processing in auditing is increasing each passing day. Explain how computer and data processing help in conducting audit of a company. Okay, ध्यान से सुनना प्लीज। ऑडिटिंग एंड इट्स कनेक्शन विद अदर प्रिंसिपल्स एक क्वेश्चन था जिसमें ऑडिटिंग विद अकाउंटिंग, ऑडिटिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे करके ऑडिटिंग विद या आपका कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग। उस एक पर्टिकुलर मैंने जब क्लास में पढ़ाया था एक बात बोली थी कि ये कभी भी पूरा क्वेश्चन आपसे पूछने को आने के बड़े ही रेयर चांसेस हैं, ठीक है। जब पूछने के लिए आएगा तो इनमें से कोई एक चीज़ आएगी, ऑडिटिंग, और इसका कनेक्शन क्या है अकाउंटिंग के साथ, इसका कनेक्शन क्या है कॉस्टिंग के साथ। वैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया ऑडिटिंग, इसका कनेक्शन क्या है कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग के साथ। ओके, तो वही वाले क्वेश्चन का ये वहाँ से उठाया गया। प्लीज़ अपने माइंड में रखो कि हम कहाँ से क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो आएगा आपका 2 मार्क्स से ज़्यादा वेटेज नहीं रखता,
ठीक है, जितना इसके अंदर लिखा हुआ है इससे ज़्यादा अगर आप कंटेंट चाहते हो तो आपको वहाँ पे ऑडिटिंग एडिट्स कनेक्शन वाला जो है उससे मिलेगा। आपको रियलाइज़ हुआ कि वो पूरे क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि ये इलस्ट्रेशन के अंदर है, तो सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग वाला नहीं आ सकता, ऑडिटिंग का कोई भी कनेक्शन होगा ना, बाकी जितने भी पॉइंट्स थे कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अपना बना के कुछ भी मत लिखना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक जो पैराज है उसके अंदर कीवर्ड्स है, मैंने कीवर्ड्स मार्क कराए हुए हैं, प्लीज़ वो कीवर्ड्स को याद कर लो और वो ज़रूर मेंशन करना। अब दिक्कत कहाँ आती है, तुम कीवर्ड याद कर लेते हो, उसे लिखते भी हो और उसके बाद उसे अंडरलाइन नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं, प्लीज़, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को ज़रूर लिख के अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है, मिस्टर एच इज एन ऑडिट टीम मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स WY एसोसिएट्स। मिस्टर एच वाज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोफेशनल्स, अरे यार आज तो बैटरी, इज रिक्वायर्ड ओनली एट प्लानिंग स्टेज बुद्धू of an audit because situation and circumstances which are unusual in nature exist at the beginning of the audit only. अच्छा, explain whether professional skepticism is only required at the planning stage of an audit. सबसे पहले तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, इट्स क्वेश्चनिंग माइंड। उसके साथ में मैंने चैप्टर नंबर 14 के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा नोट्स दिए थे, चैप्टर 1 लेफ्ट पार्ट के नाम से, उसके अंदर मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर एक तुम्हें पैरा बनवा रखा है, वो पैरा को ज़रूर मेंशन करना है जब भी तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर लिखने के लिए आया तो वो 2 से 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो वो 2 से 4 मार्क्स के लिए मैंने तुम्हें कंटेंट प्रिपेयर करा रखा है, तो जो भी क्वेश्चन आए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर वो पॉइंट ज़रूर मेंशन होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड एट प्लानिंग स्टेज। अभी बेसिक उनने लिख रखा है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, तुम्हें भी पता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे नहीं चाहिए, रादर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट because situations and circumstances that are not usual in nature exist during the entire process of an audit. आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सिर्फ आंसर के अंदर इन्होंने क्या किया है, यही क्वेश्चन से कंटेंट उठाया है और क्वेश्चन से ही ये वाला आंसर किया है, ओके। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, बट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट पे प्लीज़ शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर दिया है, प्लीज़ 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 लिख लेना अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए, नहीं चाहिए तो बाकी अपनी मर्जी, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, TH and Associates, a partnership firm of chartered accountants, are appointed as auditor of Grateful and Cheerful Limited for the financial year 2021. Mr. Y is one of the audit team members of TH and Associates. Mr. Y required from the company its financial statements and other relevant information for which the audit is to be conducted. State who is responsible for providing such an information to the auditor. Obviously हम सबको पता है कौन है रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो ऑडिटर को सारी चीज़ों का एक्सेस दे, ठीक है, हर चीज़ का एक्सेस दे, ओके। अब याद करो हम लोगों ने ये वाली चीज़ पढ़ी कहाँ थी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी essay 210 के अंदर। प्लीज़ इस इलस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर तुमने इस स्टैंडर्ड का मेंशन नहीं किया। इसके अंदर जो हमने अपिक वाली चीज़ें पढ़ी थी, प्लीज़ आपको ये वाली चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे 210 का मेंशन करो और अपिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं प्लीज़ 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 मेंशन कर देना अगर तुम ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहते हो, ठीक है। या अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो फिर भी ठीक है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट 100%, ओके। आपको इसमें 210 का मेंशन करना है। Illustration number 7. R and Company, a firm of chartered accountants, have not revised the terms of engagement and obtained confirmation from the client for last 5 years despite changes in business and professional environment. Okay, ध्यान से सुनो, terms of engagement ये सीधा सीधा essay नंबर 210 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। essay 210 की मेरी समरी है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर मैंशनड है, प्लीज़ आप इसे देख लेना, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
डिटेल के अंदर करा चुकी है ये वाली समरी, ठीक है। प्लीज चैप्टर नंबर 14 ऐसे नंबर 2 10 सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नए नए क्वेश्चंस पे ताकि मैं कर पाऊँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। सीधा सीधा है इसका आंसर 210 की समरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेसर सुरेश चंद्रा एंड कंपनी has been appointed as an auditor of SC Limited for the financial year 14-15. C.A. Suresh, one of the partner of Messrs. Suresh Chandra and Company, completed entire routine audit work by 29th May 15. Unfortunately, on the very next morning while going towards office, SC Limited to sign the report, he met with a road accident and died. C.A. Chandra Company, C.A. Chandra, another partner of Messr. Suresh Chandra and Company, therefore signed the accounts of SC Limited, without reviewing the work performed by C.A. Suresh. ओके, ये क्वेश्चन पहले तो ना काफ़ी बार एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, और मतलब ये IPCC में भी आता है, IPCC से ये आता हुआ है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप यहीं पर ही एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो और बिना सोल्यूशन देखे इसका अपने माइंड में सोचो, आपको क्या लगता है एज एन ऑडिटर, क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है। ओके, जस्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसे रीड करो और खुद से सोचो, प्लीज़ सॉल्यूशन मत देखना प्लीज़। ओके, आई गेस अभी तक तुमने रीड कर लिया और समझ भी लिया होगा। ओके, अभी इसका मैं तुम्हें एक कहते हैं ना कि एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ अपनी साइड से। ओके, सुना, 100% अटेंशन के साथ सुनना। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया हुआ है, बट इसको मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इधर देखो, CAX CAY, ठीक है, मैंने नाम थोड़े से सिंप्लीफाई कर दिए ताकि नाम में कॉम्प्लिकेशन हो तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आई थिंक नाम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन रहता है कि नाम अगर सिंप्लीफाई हो जाए अच्छा समझ आता है, आई डोंट नो। अच्छा, अब CAX CAY, सिंपल सी बात है, CAX ने सारा काम किया, ये दोनों की एक CA फर्म थी, XY एंड कंपनी। CAX ने काम किया, वर्क किसने किया है, CAX ने। साइन किसने करने थे, CAX ने। CAX साइन नहीं कर पाया पर काम सारा किया है। अब दोनों सेम CA फर्म को काम नहीं कर साइन नहीं कर पाए और यहाँ पे हो गई डेथ। अब CAY ऑन द कॉन्ट्ररी काम नहीं किया बट इन्होंने क्या कर दिया, साइन कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ CAX। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो साइन किया वो ठीक था या फिर गलत था। अब अगर मैं बोलूं कि CAX ने सारा काम कर रखा है और CAY वो स्टार्टिंग से सारा काम शुरू करे, सो इट्स नॉट ओके ना। उस बंदे ने सारा काम कर तो रखा था, उसके काम की भी तो कोई वैल्यू है, राइट। हम लोग सेम लेवल पे बिलोंग करते हैं, सारे CA अगर है तो ऑटोमेटिकली उसके काम की भी बिल्कुल वैल्यू है, ठीक है। एक तरह से दोनों आप CAX के काम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके, बट उसके काम पे पूरा रिलाय करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इन एनी वे खुद भी तो CAY को कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो किस बेसिस पे साइन कर रहा है, ओके। आप ध्यान से सुनना, CAY को भी कोई प्रोसीजर्स करने हैं बट उसे सारे ऑडिट के प्रोसीजर्स नहीं करने, उसे ये प्रोसीजर्स करने हैं कि जो CAX ने काम किया वो ठीक था या फिर नहीं। मतलब
क्या CAX के काम पे रिलाई किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। बेसिकली पूरा ऑडिट दोबारा नहीं करना, बट इतने प्रोसीजर्स करने हैं कि CAX के काम पर विश्वास किया जा सके या फिर नहीं किया जा सके, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, चाहे CAX ने उस पर काम किया बट इन दी एंड साइन किसने किया, CAY ने, तो चाहे कुछ भी हो जाए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, CAY ही रहेगा। ओके ये एक आपको बेसिक समझ आया फ्रेमवर्क, सिर्फ इतना सा है कि CAY साइन कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट उसे काम करना है जानने के लिए कि CAX ने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक था या फिर नहीं था, ठीक है। इस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने तुम्हें SC 220 की एक समरी दी है, SQC1 की एक समरी दी है, प्लीज़ वो दोनों समरीज के अंदर इसका कंटेक्स्ट है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SC 220 को मेंशन किया हुआ है, आप लोग SQC1 को भी मेंशन करोगे। ठीक है, प्लीज़ ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इनकी समरीज यहाँ पे मेंशन नहीं करते, ठीक है। ये बेसिक लर्निंग वाले आपके स्टैंडर्ड्स है, इसकी आपको समरी प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब मेरे साथ स्टार्ट होता है मेरा चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। जब हमारा सीक्वेंस है उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 3 किया है, ठीक है, नेक्स्ट। बट अब ठीक है, ये तुम्हें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पढ़ रहता है, तो ऑटोमेटिकली अब मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऑडिटर टी ऑफ हैंड फैब लिमिटेड। अच्छा एक चीज़ और बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैंने सीक्वेंस दिया है उसी में पढ़ोगे, उसी में रिवाइज करोगे, अपना दिमाग मत यूज़ करना, ठीक है। ये सीक्वेंस जस्ट ये चैप्टर नंबर 2 का हम लोग ये इलस्ट्रेशन वाइज पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम्पल वाइज पढ़ेंगे, तो वो क्योंकि मेरे को स्टडी मार्ट से मैच करना था इसलिए मैंने ये सीक्वेंस दिया है, बट पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सीक्वेंस दिया वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। Auditor T of Hand Fab Limited is worried as to management of key resources to be employed to conduct audit required, how the audit strategy should be helpful in the audit। इसका सॉल्यूशन देखो क्लियर कट लिखा है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, असिस्टेंस टू द ऑडिट फॉर सॉल्यूशन। प्लीज़ हमारे मटेरियल के अंदर भी सेम मैंने यहाँ पे आपके ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं ऑल सब कुछ मेंशन कर रखा है। प्लीज़ डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना, कॉपी पेस्ट, इसके अंदर कुछ कंक्लूजन नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, सीधा डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। लास्ट में हाँ कंक्लूजन के लिए तुम लोग ये ज़रूर मैंशन करो कि ऑडिटर टी ऑफ हैंड फैब लिमिटेड इज़ वरिड, मतलब क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बनाओ ना, जस्ट कनेक्शन बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर के साथ, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप इसके अंदर कुछ एडिशनल कंक्लूजन टाइप लिखो, जस्ट मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन के साथ कनेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ भी तुम्हारे मेरे एंड से कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर 2 करते वक्त हमने किया, ओके। W, the auditor of SKM Limited, asked its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of SKM Limited. W also insists him to draw detailed audit procedures also. On the request of auditor, W completed audit strategy as well as audit procedures are prepared by finance head of the company. Subsequently, auditor realizes that the effectiveness of the audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy comment. गाइस एक बार मैंने बार बार बोली थी, इस चैप्टर पे आई थी तो मैंने कहा था कि मैं जब भी तुम्हें कुछ भी पढ़ाती थी तो कहती थी कि पहली जिम्मेवारी किसकी है, मैनेजमेंट। कुछ भी पढ़ा रही थी मैं कहती थी पहली जिम्मेवारी किसकी है, मैनेजमेंट। बट जैसे इस चैप्टर पे आई थी तो मैंने ये बोला था अब मैनेजमेंट की जिम्मेवारी खत्म, ऑडिटर की जिम्मेवारी शुरू, ओके। तो ये चैप्टर जो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना, ऑडिट प्लानिंग करना, ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, ये सब में सिर्फ एक ही बंदे की जिम्मेवारी रहेगी, वो कौन है, ऑडिटर। मैं एक मैनेजमेंट की कोई जिम्मेवारी ही नहीं होती ऑडिट स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने की, ठीक है। तो मिस्टर जो W है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ओनली एंड ओनली ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल
ठीक है। तो ऑडिटर की ही सिर्फ जिम्मेवारी होती है व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ योर ऑडिटिंग स्ट्रैटेजी, ऑडिटिंग प्लानिंग, या कुछ भी ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए ऑडिटर की ही जिम्मेवारी है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी नहीं है। जब हम अकाउंटिंग, क्योंकि देखो जितने भी मेरे चैप्टर्स थे ना, लाइक जब मैं ऑडिट एविडेंस निकाल रही थी, ठीक है, तो उसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई, मैनेजमेंट, तो उनकी थी जिम्मेवारी पहली, ठीक है, हमारी सेकेंडरी जिम्मेवारी थी। बट यहाँ पे ऑडिट कौन कर रहा है, वो अकाउंटिंग कर रहे थे, तो पहली जिम्मेवारी थी मैनेजमेंट की। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिट, तो ऑडिट करने की पूरी जिम्मेवारी किसकी है, ऑडिटर की है। तो ऑडिटर की अगर जिम्मेवारी है तो मिस्टर डब्ल्यू क्या है, बिल्कुल गलत। प्लीज ये सब कुछ बेसिक्स हैं, ये मैंने तुम्हें पता है बेसिक्स ऐसे समझाते समझाते जो चीज़ें कराई है ना, उन्हीं पे ही सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका, कीपिंग इन व्यू द कंटेंट गिवन इन पैरा 6। ओके, आपका ये पूरा यहाँ पे मेंशन्ड है, पैरा वगैरह ऑब्वियसली आपको मेंशन तो करना ही होगा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी की पूरी जिम्मेवारी वगैरह किसकी है और समथिंग। अच्छा, W was wrong and he should have prepared overall audit strategy and detailed audit procedures, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पेज नंबर 2 है उसके अंदर मैंने ये सब कुछ मेंशन कर रखा है मेरी बुक के अंदर, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके चलो, अब ये चैप्टर नंबर 3 हमने इसके ऊपर करीबन 10 से 11 लेक्चर्स लगाए थे, ठीक है, और मतलब मैंने दिल से तुम्हें पढ़ाया था ये, और सारा कुछ ही दिल से पढ़ाया। बट यू नो ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर ओपिनियन, क्या मतलब बढ़िया बढ़िया बातें, तुम्हें पूरा ऑडिटिंग इसके अंदर ना मेजर लेवल पर चंक समझ आता है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो भैया इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ना मेन हार्ट ऑफ ऑडिट है। देखो इसकी कितनी इलस्ट्रेशन है, बाप रे, 13 इलस्ट्रेशंस। हाँ चलो, a new team member of the auditor of Extremely Vibrant Limited was of the view, new team member, okay, audit documentation does not help in planning the audit of any company. Explain whether audit documentation has any relation with regard to planning the audit of the company. ओके, ध्यान से सुनना प्लीज। इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट से, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस हम पहले ढूंढते थे, उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट करते थे, कहीं पे रखते थे अपने पास संभाल के, ठीक है। ऑडिट एविडेंस 500, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230। ओके, अब यहाँ पे जो स्टडी मैट है वो पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कराता है, फिर ऑडिट एविडेंस कराता है। हमने पहले ऑडिट एविडेंस पढ़ा, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब मैं स्टडी मैट के अगर सीक्वेंस में पढ़ूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी भी हद तक प्लानिंग में हेल्प नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मैंने बहुत ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कुछ जनरल लेवल के क्वेश्चंस और उसकी समरी बनवाई थी, ठीक है। और समरी तो तुम्हें पिक्टोरियल बुकलेट के अंदर मिली हुई है, ठीक है। तो उस समरी के अंदर मैंने क्लियर कट मेंशन किया था कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो प्लानिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है, देखो, जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कब से होता है, जब आप एक तरह से हमारी प्लानिंग कब से स्टार्ट होती है, हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है जब पिछले साल का ऑडिट खत्म हो जाता है टिल इस साल के ऑडिट के एंड, मतलब कि पिछले साल जैसे ही आप अपना ऑडिटिंग कंप्लीट करते हो उसके नेक्स्ट डे से ही हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है फॉर ऑडिटिंग। और वो कब तक रहती है, इस साल जब तक हम अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं करते। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर हमारी प्लानिंग इतने लंबे पीरियड के लिए रहती है तो उस प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक तो सारी मेरी तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, अब हमें क्या हेल्प मिलती है, अगर पिछले साल जो हमने ऑडिट किया उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे, मतलब लिख के रख लेंगे, तो हमें वो हेल्प देगा अगले साल में ऑडिट क्या करना है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, जब आप
प्लान कर रहे हो और सारी चीज़ें रिटर्न होंगी, इस साल की प्लानिंग अगर सारी रिटर्न होगी तो ऑटोमेटिकली वो बेटर लेवल पर हमें डिस्प्लेड होगा, ठीक है, हम बेटर कंक्लूजन बना पाएंगे, ठीक है। हवा में बातें इट्स नॉट ओके, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा रिलाय तभी कर पाते हो, सबसे ज़्यादा बेटर तभी कर पाते हो काम जब आप चीज़ों को लिखते हो, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो। अब जब मैं तुम्हें स्टडी टिप्स वगैरह भी देती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि जो आप करना चाहते हो ना उसे लिखो, ठीक है। जब आप लिखोगे तो उसे आप बेटर लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाओगे। सेम इज़ द केस विद योर प्लानिंग के अंदर जब डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, आपका जो भी आप कंक्लूजन बनाना चाहते हो, ठीक है। और ये एक मेरा एडिशनल पॉइंट था कि आप अगर अगले साल की प्लानिंग करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, जो हमारी बुक की नोट्स है उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। अब आता है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। While auditing the books of accounts of Very Careful Limited for the financial year 2021, a team member of auditor of Very Careful Limited was of the view that with regard to audit of the company, no relation exists between audit file and audit documentation. Explain the relationship between audit file and audit documentation. ओके आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। ऑडिट फाइल का एक छोटा सा पैरा मैंने भी आपको यही बनवाया था, ठीक है। ऑडिट फाइल क्या होता है, एक तरह से कोई भी स्टोरेज फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कर सकते हो। ये रिकॉर्ड्स हैं, बेसिकली जो भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हो उसे कंपाइल कर देते हो, ठीक है। जो आप ये कंपाइल करते हो तो उसको बोला जाता है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब बेसिकली आप उसे ना बेस्ट लेवल पर कैटेगराइज कर देते हो, ठीक है। तो अब ये जो आपकी जो असेंबली होती है ऑडिट फाइल की, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, उसे बोला जाता है एक तरह से ऑडिट फाइल, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। और इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये जो ऑडिट फाइल की कंपाइलेशन है दिस शुड बी डन ऑन वेरी टाइमली बेसिस बट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब कि आप पहले ऑडिट रिपोर्ट दे देते हो, उसके बाद आप इसकी कंपाइलेशन करते हो। ये ट्रू फॉल्स के अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये लोग रिलेशनशिप तो मांग रहे हैं बट ये वाली लाइन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। बच्चे को पता होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट दी उसके बाद होती है कंपाइलेशन या फिर पहले होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि बाद में क्यों होती है ऑडिट फाइल की कंपाइलेशन। सोचो, जैसे मैं क्लास के अंदर मैंने ये वाली बात कंप्लीट करी थी। देखो, ऑडिट रिपोर्ट किसी बाहर वाली पार्टी को देनी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी बाहर वाली पार्टी को देना नहीं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपने पास ही रखना है। जब आपने अपने पास ही रखना है तो उसको हम बाद में भी कंपाइल कर सकते हैं। पहले ऑडिट रिपोर्ट दे दो, उसके बाद आप उसे कंपाइलेशन कर सकते हो। डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यू that audit documentation of a company is the property of that company. Comment on the contention of the director regarding the audit documentation of the company. प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम भी आया हुआ है, कई सालों से आ रहा है, आगे भी आता रहेगा, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या उस कंपनी की प्रॉपर्टी है? नहीं, वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी है भाई। ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसने काम किया है, उसने अपनी फाइल बनाई, उसको जो पैसे मिलते हैं, उसकी जो ऑडिट फीस होती है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए होती है जो कि उसने सबमिट कर दी। अब जो वो रिपोर्ट बनाने के लिए जो भी उसने वर्क किया वो सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की है। और कंपनी वाले भी उसको फोर्स नहीं कर सकते कि प्लीज़ तो हमें सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दे के जाओ और समथिंग। इफ़ ही वांट्स तो वो कुछ एक पार्ट, छोटा सा पार्ट या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट्स अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के दिखा सकता है उस कंपनी को, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे, कोई इसे कंपेल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ना आपका सिर्फ इतना सा पार्ट लिखा हुआ है, बट SQC1 और चैप्टर 1 लेफ्ट पार्ट के नोट्स के अंदर मैंने कुछ आपको एडिशनल बातें बताई हुई हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट रिलेटेड, तो प्लीज़ उससे मेंशन कर देना। इसके ऊपर मैंने पूरा एक आंसर तुम्हें कराया हुआ है।
ठीक है, ऑडिटर ऑफ फ्रेश एंड वेल लिमिटेड एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. एक्सप्लेन व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. देयर एग्जिस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड द ओपिनियन. क्यों भैया? ऑडिट एविडेंसेस लेंगे, ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब पहले तुम्हें ऑडिट एविडेंसेस मिलते कहाँ से हैं? ओके, हम सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं और वहाँ से हम अपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. अब ऑडिटर उसके बाद उस पर बनाता है अपने कुछ कंक्लूजन्स, ठीक है, उससे कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करता है, उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे वो कंक्लूजन डिराइव करता है और उसी कंक्लूजन के बेसिस पर वो अपना ओपिनियन देता है. इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना कनेक्शन है कि ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन और उसके बाद क्या बनाए मैंने? ओपिनियन. आई थिंक इसके अंदर कंक्लूजन मेंशन नहीं है. प्लीज ये तीनों की ट्रेल है, ये मिस मत करना. There was a partnership firm of chartered accountant WT and Associates. Mr. W, one of the partners of WT and Associates, while explaining to his audit team member about importance of audit evidence, informed them about sufficiency and appropriateness. Sufficiency and appropriateness याद है हम लोगों ने बार बार बात करी थी. Mr. H, one of the members of audit team of WT and Associates, was of the view that sufficiency of audit evidence means simplicity of audit evidence and appropriateness means ease of obtaining audit evidence. Explain whether sufficiency and appropriateness of audit evidence means simplicity and ease of obtaining audit evidence. अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था? बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं बताया था. सिंप्लिसिटी, ईज, नए नए से वर्ड्स आ गए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब तुम्हें मैंने जब भी एक्सप्लेन किया था तो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस के लिए दो वर्ड्स यूज़ किए थे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. क्या यूज़ किया था मैंने? क्वांटिटी एंड क्वालिटी. प्लीज़ ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा. तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस मीन्स सफिशिएंसी डील्स विद योर सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए. और एप्रोप्रिएटनेस डील्स विद द क्वालिटी, मतलब कि पूरी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक भी होनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया SF 500 का, क्योंकि ये लाइन हमें पता चलती है SF 500 के थ्रू. अब जबकि मेंशन नहीं है, बट हम अपने एग्जाम के अंदर इसे ज़रूर मेंशन करेंगे. अच्छा, एक मिनट. प्लीज़ इसे मेंशन कर लेना, ठीक है. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट आपको मैंने बता दिया, ठीक है. ऑडिट एविडेंस की भी अगर डेफिनेशन आपको लगे कि आप यहाँ पे दे सकते हो तो आई थिंक आपको ऑडिट एविडेंस की भी डेफिनेशन देनी चाहिए, ठीक है, अगर 2 मार्क्स के लिए है तो भी. While auditing the books of accounts of Extremely Distinct Limited for the financial year 2021, auditor of the company used an audit procedure according to which complete documents and records of the, were checked in detail in order to obtain audit evidence. Okay, explain the audit procedure used by the auditor of Extremely Distinct Limited. अब आपको मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस कराया था एक क्वेश्चन, ठीक है. तो वो क्वेश्चन को अपने माइंड में लाओ और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करो कि ये लोग कर क्या रहे हैं. कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, मतलब ये लोग कुछ ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर ये लोग पूरे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स और उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है.
तो क्या हम लोगों ने जो निमोनिक पढ़ा था उसे याद करते हैं, ओ कर होना चाहिए एरियर, ठीक है। क्या ये ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं, ये तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ये तो पूरा कुछ चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे किसी को जिसको समझ आना होगा ना वो अभी तक आ जाना चाहिए चेकिंग वर्ड से ही। और अगर आपके हाथ में कोई हार्ड कॉपी वगैरह उससे चेकिंग करे तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, पिछले साल से कुछ चेक कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, एक बार एक मेरा आई था, 2 आई थे मेरे पास, ठीक है। आई से था मेरा इंक्वायरी, ठीक है, मैं पहले वाला आई ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इंक्वायरी, क्या ये इंक्वायरी ले रहे हैं किसी से भी? नहीं, ये इंक्वायरी तो नहीं ले रहे, कोई बातचीत भी नहीं कर रहे, ना ये लोग कोई लेटर भेज रहे हैं, ये इंक्वायरी तो नहीं है। अच्छा, क्या ये रीपरफॉर्मेंस कर रहे हैं? रीपरफॉर्मेंस कर रहे हैं? दोबारा से किसी काम को कर रहे हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं कर रहे। अच्छा, एक और आर था, वो क्या था? क्या ये रिकैलकुलेशन कर रहे हैं? नहीं, ये तो दोबारा से कुछ कैलकुलेट भी नहीं कर रहे, बस चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी बाहर वाली पार्टी से कुछ एक्सटर्नल लेवल पर कुछ करें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह कुछ ली क्या इनने? नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी नहीं ले रहे। अच्छा, तो एक बात बताओ, एक आई बचा हमारा इंस्पेक्शन, क्या ये कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह की चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं क्या? ओके, तो ये क्या था मेरा प्रोसेस? इंस्पेक्शन। देखो, ये देखते ही पहली बार में समझ आ गया, बट आई जस्ट वांटेड कि चलो एक बार थोड़ा ब्रशअप टाइप हो जाएंगे हमारे मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। An audit team member of the auditors of Extremely Genuine Limited was of the view that audit evidence obtained internally from within the company under audit are more appropriate from the reliability point of view as compared to the audit evidence obtained externally, as evidence obtained internally or obtained from the company whose audit is being conducted. ओके, याद करो, मैंने तुम्हें एक टेबल टाइप बनवाया था रिलायबिलिटी के लिए, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ओके। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, वो पनवाड़ी वाला, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर एविडेंसेस बाहर मिलेंगे तो हम उन पर ज़्यादा विश्वास करेंगे कंपेयर टू इंटरनल। अगर इंटरनल पे विश्वास करना भी है तो उनके जो कंट्रोल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जिस पे आप ज़्यादा विश्वास कर सको, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एक्सटर्नली इज मोर अप्रोप्रिएट फ्रॉम रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज कंपेयर टू दोज ऑब्टेन इंटरनली. The reason that the audit evidence obtained externally is more appropriate from the point of view of reliability is that there is low risk that can be altered or changed. This is very low risk. मैंने आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर एक बात बोली थी कि देखो, जो बाहर वाला बंदा है वो क्यों चेंजेस करेगा, उसको उससे फ़ायदा क्या है? उसे कोई फ़ायदा नहीं है बाहर वाली पार्टी को, बट कंपनी के अंदर फ़ायदा है क्योंकि उनका ऑडिट हो रहा है। उनको अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चेंज करने हैं, उन्हें इनकम टैक्स कम भरना है, इनकम टैक्स ज़्यादा भरना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं वो उनका फ़ायदा है, इसलिए वो चेंजेस करेंगे। बट बाहर वाली पार्टी चेंजेस नहीं करेगी, तो हम बाहर वाली पार्टी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। Auditor P of PAR and Company, a firm of chartered accountants, is conducting audit of Kanpur Industries. Auditor requested management to provide banker's certificate in support of fixed deposits, whereas management provides only WR on that matter required. Okay. ध्यान से सुनना। ये पर्टिकुलर केस स्टडी मैंने अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट करी थी, ठीक है। इसको मैंने बताया भी था कैसे तुम्हें लिखना है ना, ठीक है। WR वाला ऐसे मेरा 580, मैं यहाँ पे इस पे टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने एक क्लास के अंदर इसे कंप्लीट बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। प्लीज़ ये वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रखा है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं इकट्ठी इलस्ट्रेशन डाल रही थी तो इसलिए मैंने इसे डाल दिया। ये मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मैंने इसे बहुत डिटेल में बताया पहले, इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन जो कि पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। पैरामाउंट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर exporter having its own production capacity and also gets the job work done to various job workers. The auditor of Paramount
considers that inventory held with job worker is material to the financial statement. ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड और प्रोसीजर करने हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक एस्से पढ़ा था, $500 methods to obtain audit evidence. उस कंटेक्स्ट के अंदर आप लोग यहाँ से थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मांग सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो और भी अदर प्रोसीजर्स कर सकते हो एज द सर्कमस्टांसेस में डिटरमाइन. बट इसके साथ साथ ना आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था एस्से 501. ठीक है, अब यहाँ पे जो कंफर्मेशन, ये कौन सी ली मैंने, एस्से 505. ठीक है, अब प्लीज़ आप लोग इतना मतलब अपना माइंड डेवलप कर चुके हो, अब आपको स्टैंडर्ड्स वगैरह पता तो हम हर जगह लगा सकते हैं. ठीक है, तो अब ये जो हमने इन्वेंट्री रिलेटेड कुछ भी एडिशनल बात करी तो मेरा था एस्से 501. जल्दी लिख लो, ये 3 स्टैंडर्ड्स का इसमें मेंशन होना चाहिए. Okay, again, Pride India Limited is a manufacturer of various FMCG range of product. The company is having several cases of litigation pending in court. The auditor wants to identify litigation and claim resulting to risk of material misstatement. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एस्से 501 के अंदर मैंने एक प्रॉपर समरी बनवाई थी. तुम्हें क्या क्या करोगे, अरे यार किस चीज़ की इंक्वायरी लोगे, ऑब्वियसली क्या क्या हमारे पास क्या कहते हैं हमारी एंटिटी के अंदर क्या क्या हमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी लेनी है, क्या हमारे पास इन हाउस लीगल काउंसिल है, हमारे मतलब इन हाउस लीगल काउंसिल मैंने आपको बताया था कौन होता है, लॉयर वगैरह है. ठीक है, हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह को रिव्यू करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करेंगे और उसके रिलेटेड मैंने तुम्हें एक पूरी समरी टाइप बनाई थी. अगर ROMM ज़्यादा आया तो हमें क्या करना है, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर हमें लीगल काउंसिल के पास भी जाना पड़ सकता है. ठीक है, ये पूरी समरी आपको कंप्लीट करनी है. ठीक है, यहाँ से मैंने एक समरी बनवा रखी है एस्से 501 पार्ट नंबर 2. ठीक है, एस्से 501 को मैंने 3 पार्ट्स में डाला था. जो सेकंड वाला पार्ट है लीगल काउंसिल वाला, ये पूरा है. ठीक है, मैंने इसमें कम से कम नहीं तो 40 मिनट्स लगाए थे. ठीक है, इसकी समरी तुम्हें क्लास में मैंने याद कराई थी. ओके, प्लीज़ उसे कर लेना. Okay. During the financial year 2021, auditor of Delicious and Healthy Limited asked a trade receivable to respond directly to the auditor whether or not the amount they were required to pay to Delicious and Healthy Limited was 79,000. That trade receivable confirmed that the auditor of Delicious and Healthy Limited that they were required to pay an amount. मतलब सेम चीज़ बोल दी. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. ओके, हमने 2 कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पढ़ी थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, अब नेगेटिव बोलता था रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री, पॉजिटिव बोलता था इसे ब्लैंक छोड़ देता था, या फिर रिप्लाई करो कि पर्टिकुलर या फिर रिप्लाई करो चाहे आप एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो. अब इस केस के अंदर उन्होंने रिप्लाई मांगा ही मांगा है, तो हमारी कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है ये, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अब आप यहाँ पे प्लीज़ मेंशन करोगे एस्से 505 पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो मैंने आपको समरी बनवाई थी छोटी सी, वो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर देना. नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे 2, प्लीज़ उसे मेंशन करना. अगर नहीं करोगे तो प्लीज़ ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, उसके बाद मेंशन करो कि हाँ ये पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है. While conducting the audit of JK Limited, Auditor K of KLM and Associates, Chartered Accountant observed
that there are large number of trade payables and receivables standing in the books of accounts as on 31st March. Auditor wanted to send confirmation request to few trade payables, but the management refused the auditor to send confirmation request. Simple सी चीज़ थी. If the management refuses to allow the auditor to send confirmation request, ये स्टडी थी ये, ठीक है. उसके अंदर जो जो पॉइंट्स थे हमारे एससे कौन सा था मेरा, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं फोड़ूंगी. डायरेक्ट क्वेश्चन ये हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर भी बहुत बार डिस्कस कर रखा है, ठीक है. ओके अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंक्लूजन. If the auditor concludes that the management refusal to allow the auditor to send confirmation request is unreasonable, or the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternate audit procedure, auditor shall communicate to TCWG with SA 260. Auditor shall also determine implication for the audit and the auditor's opinion in accordance with SA 750. अब ध्यान से सुनना प्लीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंक्लूजन भी तुम्हारा वहाँ पे मेंशनड ही है, ठीक है. मतलब उस क्वेश्चन को करते वक्त ही मेंशनड है, तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मतलब कुछ एडिशनल नहीं है. बट तुम लोग एक बार ना सेम इसी कंक्लूजन को पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में भी बोलोगे, ठीक है. कि मतलब कि कंक्लूजन, इफ द ऑडिटर के ऑफ KLM एंड एसोसिएट्स ऑब्जर्व दैट, मतलब अगर वो कंक्लूड नहीं कर पाते, सो बेसिकली आपको ऑडिटर के इन कंटेक्स्ट ऑफ KLM एंड एसोसिएट्स के साथ ये कंक्लूजन लेवल का पैराग्राफ मेंशन करना है कि अगर ऑडिटर 100% लेवल पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते, कंफर्मेशन के लिए भी मना कर दिया, और साथ साथ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, दे फाइंड दैट द कंक्लूजन request is unreasonable and they are not able to obtain relevant and reliable audit evidence and they are not they are not satisfied with the alternate audit procedures. सेम यहाँ पे जो मैंने तुम्हें केस स्टडी अटेम्प्ट करने का मेथड बताया था, सेम वही, ठीक है. ऑडिटर shall communicate the same to TCWG, and if the auditor shall still determine implication on the audit and auditor's opinion in accordance with SA 705, ठीक है. मतलब क्लियर कट मेंशन करना कि ऑडिटर के को अगर लगता है तो वो अपना ओपिनियन भी इसमें चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है ओपिनियन, ठीक है. SA 705 था हमारा. बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, सेम जो आपका कंटेक्स्ट था लास्ट वाला पैरा, उसको एज कंक्लूजन आपको एज पर योर क्वेश्चन मेंशन करना है. While auditing books of accounts of Completely Balanced Limited for the financial year 2021, auditor observed following transactions were not recorded. Comment on the true and fair as depicted by the financial statement of the above mentioned company. Okay, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने मेंशन नहीं की. Equipment H amounting for 40,000, trade receivable 29, trade payable 22, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस 56, अदर इनकम 94. बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी हैं. अब तुम्हें एक बात पता है, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि मेरा PRD, तो आपको यहाँ पे PRD को ज़रूर मेंशन करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. अब जितनी भी हमारी इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ जो भी है वो क्लियर कट ट्रू पिक्चर डिटरमाइन करनी चाहिए. मतलब सारी ट्रांजैक्शंस 100% लेवल पर कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ें छूटी नहीं होनी चाहिए, वी कांट लीव एनीथिंग. तो अब जो इस टाइम जो 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसस्टेटेड है. दे आर नॉट 100% करेक्ट. वाई दे आर नॉट 100% करेक्ट? क्योंकि ये वाली सारी ट्रांजैक्शंस छूटी हुई हैं. अगर ये वाली सारी ट्रांजैक्शंस छूटी हुई हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू.